वेलकम फ्रेंड्स टू indiagearup.com। ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं एडवर्ब चैप्टर और उसका पार्ट 2 जहाँ पे आप 10 गोल्डन रूल्स सीखिएगा। जैसा कि मैंने बता दिया, आप हमारे बेसिक चैप्टर्स को देख लीजिए एडवर्ब्स के, उसके बाद यहाँ आइए तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। पार्ट 1 तो आपने देखा ही होगा, तो अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखिए, फिर यहाँ पे आइए तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे सबसे पहले सम इम्पोर्टेंस एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस सीखेंगे। तो चलिए, रूल नंबर 8, टू मोर देन। अब देखिए टू का हम लोग यूज़ यहाँ पे देखेंगे। मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता अनुसार से अधिक। ठीक है, मतलब टू का मीनिंग एक टाइप से कि ज़्यादा, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे टू का यूज होता है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब जो आपका पूरा नीड, आपका ज़रूरत पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे देखिए, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड, टू फार, टू डल एक्सेट्रा। तो ये सब है आपका अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आपका टू यूज होता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव ये हुआ बैड, उसके साथ टू लगा। नॉटी तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, सॉरी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, मतलब कि आपका जिससे जो एडजेक्टिव आपको क्या सेंस, खराब का, फीलिंग, नॉटी का, कमजोर का, ऐसा टाइप का, तो उसे अनप्लीजेंट बोलते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगे। ठीक है, तो नॉटी, विक्ड, फार, डल, तो ये सब है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव जिसके साथ टू लगा हुआ है और टू है एडवर्ब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल, या पहले देख लेते हैं माइंड इट। आपको टू ग्लेड, टू हैप्पी, ये देखिए टू ग्लेड, यहाँ पे टू डबल टी डबल ओ है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टी ओ है सिर्फ। टू हैप्पी, टू प्लीज्ड। अब देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी। आदि का ना, आदि, ये क्या है, आदि कहना गलत है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया तो मैंने सुधार लिया, क्योंकि पीडीएफ में फिर एरर ही रह जाता, तो अभी मैंने सुधार लिया, कहना गलत है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। अनप्लीजेंट चीज़ के साथ, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं मिलता है, ठीक है, जो आपको ख़राब लगता है, तो वो सब के साथ टू यूज होता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का मतलब यही है। ठीक है ना। अब देखिए ग्लैड मतलब खुशी, हैप्पी मतलब भी खुशी, प्लीज मतलब भी खुशी का ही सेंस मिलता है, हेल्थी तो अच्छा चीज़ है, स्वस्थ, तो अच्छा चीज़ के साथ ये टी डबल ओ टू यूज़ नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, टू ग्लैड अगर बोलिएगा तो आपका अर्थ क्या निकलेगा कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात? आपसे मिलकर इतना खुश हैं कि उतना खुश नहीं होना चाहिए, किसी को बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, यहाँ पे वेरी लगेगा। ठीक है, बहुत खुश हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 9, टू के बाद कुछ वर्ड होगा और टू के बाद कुछ वर्ड होगा। टू पर आधारित वाक्य में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, टू के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है, बट ऐसा सेंस रहना चाहिए। देखिए सेंटेंस, ही इज टू इंटेलिजेंट, देखिए ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। तो यहाँ पे देखिए टू है, इंटेलिजेंट है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है और आगे में टू है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसका सेंस क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही इज सो इंटेलिजेंट डैट ही कैन नॉट बी चीटेड, मतलब उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, वो इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है,
रूल नंबर 10। अब देखिए मच टू प्लस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा मच टू कहीं दिखेगा तो आपको प्लीजेंट एडजेक्टिव दिया है तो एरर, ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 8 में क्या देखें, टू के साथ आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं हो जाता है, सिर्फ TOO रहेगा तो। बट यहाँ पे क्या सीखें, TOO डॉट 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 फिर ये टू रहे तो आपका यहाँ पे प्लीजेंट एडजेक्टिव यूज होता है। अब मोर टू मच टू रहे तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मच टू पेनफुल, मच टू केयरलेस, मच टू विक्ड। समझ में आया बात? तो ये सब भी अनप्लीजेंट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। मच टू भी अनप्लीजेंट के लिए ही यूज होता है। अब रूल नंबर 11 क्या है, टू मच प्लस नाउन। टू मच आया यहाँ पे डिफरेंस क्या था, मच टू था, ये ध्यान रखिएगा। टू मच प्लस नाउन, टू मच के बाद नाउन आता है। टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, टू मच इनसिनियरिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। किंतु मच टू के बाद नाउन तथा टू मच के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, या जहां टू मच का प्रयोग होना चाहिए वहां मच टू, तथा जहां मच टू का प्रयोग होना चाहिए वहां टू मच का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद क्या आता है, सॉरी कहाँ है मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, लेकिन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे आपका टू मच के बाद आपका मच टू के बाद नाउन या टू मच के बाद एडजेक्टिव करके दे देगा प्रॉब्लम, या फिर टू मच होना चाहिए क्या, मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, बट यहाँ पे गलती करके देता है क्वेश्चन में। टू मच के बाद नाउन आना चाहिए बट एडजेक्टिव करके देगा सेंटेंस में, ठीक है। या जहाँ टू मच का प्रयोग होना चाहिए, मतलब कि आपका वहाँ पे टू मच का प्रयोग होगा, मतलब नाउन दिया रहेगा और यहाँ पे टू मच नहीं देके मच टू दे देगा, तो वो एरर, ठीक है। तो वही एरर आपको अब देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल। पेनफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है और कैसा टाइप का है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आगे दिया हुआ है, तो आपका देखिए यहाँ पे तो ये दिया हुआ है सेंटेंस के हिसाब से ये सही है कि हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, तो ये पेनफुल तो यहाँ पे सही है सेंटेंस के हिसाब से। बट अब एरर है यहाँ पे, क्योंकि टू मच के बाद नाउन आता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है तो सेंटेंस के हिसाब से एडजेक्टिव ही आएगा। यहाँ पे फॉर मी है, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है, नाउन नहीं आ सकता है, ये नाउन है ना, सॉरी फॉर मी यहाँ पे प्रोनाउन है, सॉरी। तो प्रोनाउन या नाउन को कौन डिफाइन करता है या क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो रहेगा ही, यहाँ पे एरर नहीं है। एरर है यहाँ पे टू मच के बाद नाउन आता है तो नाउन आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पे होगा आपका मच टू। वही चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वाक्य पार्ट बी में टू मच के बदले मच टू का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि पार्ट सी में पेनफुल एक एडजेक्टिव है। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हिज वाइफ्स rude behavior gives him much to pain।
अब देखिए, उसके पत्नी का बर्ताव, खराब बर्ताव गिव्स मी, मुझे दर्द पहुंचाता है, दर्द। तो यहाँ पे तो ठीक है, पेनफुल नहीं होगा, यहाँ पे पेन ही होगा। तो यहाँ पे तो नाउन आएगा ही, सेंटेंस के हिसाब से नाउन सही है। तो नाउन का पहले क्या आना चाहिए, नाउन के पहले टू मच आ सकता है, ठीक है। मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव तो यहाँ आएगा नहीं सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे नाउन सही है, डी पार्ट सही है, बट यहाँ पे एरर हो गया, होगा टू मच। वही चीज़ हमने लिख दिया है। वाक्य में पार्ट डी में मच टू, मतलब ये पेन तो रहेगा, ये मच टू, डी में मच टू के बदले टू मच का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पेन एक नाउन है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 12, नन टू के बाद, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। तो देखते हैं, इसका प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव या नन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है, लेकिन नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस इजी इज नन टू गुड, सॉरी दिस ए से, रात के 2 बज गए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, सही, सॉरी। दिस essay is none too easy, यह निबंध बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नन टू आया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया, वो चेक करना है, एडजेक्टिव है, प्लीजेंट एडजेक्टिव हो या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो, अच्छा लगने वाला एडजेक्टिव या बुरा फीलिंग होने वाला एडजेक्टिव, उससे कोई मतलब नहीं, ये सही है, एडजेक्टिव आया है इसके बाद। दिस इज नॉट वेरी गुड, इसका मतलब दिस इज, यहाँ पे कुछ एरर है, तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, दिस एसे इज नॉट वेरी गुड होगा, इसका मतलब है सिंपल वे में ऐसा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया है कि हियर द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नन टू प्लस गुड, गुड किसी, प्लीजेंट मतलब गुड, जो अच्छा सेंस देता है, और ऐसा टाइप का एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नन टू या नॉट वेरी के बाद प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों में से कोई भी एडजेक्टिव यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दिस एसे इज नन टू बैड, यह निबंध बहुत बुरा नहीं है, उसका ये ट्रांसलेशन सिंपल वे में क्या होगा, दिस एसे इज नॉट वेरी बैड, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब यही निकलता है, और यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, नन टू प्लस बैड, बैड मतलब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, रूल नंबर 13, ओनली टू का सेंस क्या होता है, वेरी। नन टू का सेंस क्या था, नॉट वेरी, नन टू का सेंस था नॉट वेरी, ओनली टू का सेंस होता है वेरी, ये याद रखिएगा। इसका प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, इसका भी प्रयोग ओनली टू प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मतलब इसका सेंस क्या है, सिंपल ट्रांसलेशन में बोला जाए इंग्लिश में, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, समझ में आया। ओनली टू का सेंस क्या होता है, वेरी होता है, ठीक है। और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, सॉरी प्लीजेंट एडजेक्टिव है, सॉरी, तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, फॉर्म में है, नन टू प्लस ग्लैड एक प्लीजेंट है एडजेक्टिव है, ठीक है ना।
योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड। अब देखिए ओनली टू बैड है तो ओनली टू का मतलब क्या होगा, वेरी। उसके बाद बैड एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसका सेंस क्या है, इस सेंटेंस का मतलब योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी बैड, आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। ठीक है, सिंपल, इसका मीनिंग यही है। अब देखिए यही सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, नन टू बैड, नन टू प्लस बैड, बैड क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। ठीक है, अब प्लीजेंट एडजेक्टिव अनप्लीजेंट एडजेक्टिव क्लियर हो गया पूरा अच्छा से पानी की तरह से। बट आपको ये ध्यान रखना है कि नन टू है, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, और ओनली टू का मतलब होता है वेरी, और दोनों ही नन टू और ओनली टू के बाद प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगला रूल पे चलते हैं हम लोग। वेरी, वेरी का प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इन दिस सेंटेंस वेरी इज विद ब्यूटीफुल इमेजेस अ प्लीजेंट एडजेक्टिव। मतलब ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, प्लीजेंट एडजेक्टिव इस सेंटेंस में वेरी एक ब्यूटीफुल के साथ आया है, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आया है वेरी एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस, सीता इज़ वेरी अगली, तो अगली क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। इन दिस सेंटेंस वेयर इज विद सेंटेंस वेयर इज, सॉरी यहाँ वेरी होगा, एरर था, तो वेरी इन दिस सेंटेंस वेरी इज विद अगली, अगली क्या है, अगली, अगली क्या है, विच इज एन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, अगली अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर एवं समानता नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, वेरी और मच का। ठीक है, अंतर और समानता दोनों चीज़ देखेंगे हम लोग। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, अच्छा लग रहा है, और शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों जिसके बारे में आप जानते हैं कि पढ़ते हैं वो, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन, सिविल सर्विस, बैंकिंग, एसएससी, वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग वर्ड्स एंटो साइनों के साथ, वो भी द हिंदू का वर्ड्स देते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए अगला देखते हैं रूल। वेरी, रूल नंबर 14 में वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जानते हैं ना, बिग, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री बिगर, एंड द बिगेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, वही पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। ठीक है, जैसे मच बेटर, मच वाइजर, मच लकियर, मच मोर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का ऑनेस्टर नहीं होता है, तो मोर उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाता है। ठीक है, चलिए ये था डिफरेंस वेरी और मच का। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है का प्रयोग होता है। वेरी और मच दोनों साथ में आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, ये ध्यान रखना है ये 3 पॉइंट को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है, मच पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, बट वेरी मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है। ठीक है, रूल नंबर 15, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि द प्लस वेरी, द रहना चाहिए, प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, यहाँ वेरी रहेगा, और यहाँ पे द लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि मच का, देखिए मच में क्या हो, जबकि मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये डिफरेंस देखिए। वेरी में द पहले, वेरी का पहले द आता है, फिर वेरी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, बट मच के साथ कंडीशन अलग है।
मच पहले आएगा, फिर द आएगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे बनते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। द वेरी बेस्ट बॉय, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वेरी आया फिर द आया, ठीक है, द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सॉरी, मच द बेस्ट बॉय, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, फिर द आया फिर मच आया, तो सही है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। रूल नंबर 16, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा रहता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, मतलब परप्लेक्सिंग का मतलब होता है हैरान करने वाला। वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरटेनिंग, ये आपको ध्यान में रखना है कि वेरी का यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ईजी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, वर्ब फोर को, वी4 के साथ वेरी आता है, ठीक है, बहुत ही इजी रूल। बट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन सेट नहीं दीजिएगा तो हार्ड ही होगा आपके लिए। किंतु मच पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब 3, जनरली V3 फॉर्म, ठीक है, जिसमें ईडी लग के बनता है जनरली। मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल का पहले नहीं होता है, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी ही होता है। अब कुछ आपको एक्सेप्शन बता देते हैं, उसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि कुछ पास्ट पार्टिसिपल है जिसके पहले सिर्फ और सिर्फ वेरी आता है। जैसे देखिए, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड, ठीक है, वेरी डिलाइटेड। तो ये सब के पहले वेरी आता है, एकदम दिमाग में जैसे करना है एडजस्ट कर लीजिए, इसे एक पेज पे लिख लीजिए, डेली पढ़िएगा, बस दिमाग हो जाएगा, मुंह पे बैठ जाएगा। वेरी डिलाइटेड, डिलाइटेड आएगा तो वेरी होना चाहिए आगे में, ठीक है। अब ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्लीज्ड के पहले वेरी का प्रयोग होता है यदि प्लीज्ड का अर्थ ग्लैड, हैप्पी हो, किंतु प्लीज्ड के पहले मच का प्रयोग होता है यदि प्लीज्ड का अर्थ हो सेटिस्फाइड। आपको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है बहुत। ये सब तो आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बट इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लीज्ड के पहले वर्ब आता है और मच भी आता है, बट रीज़न क्या है, वेरी जब आएगा उसका पहले जब प्लीज्ड का अर्थ रहेगा ग्लैड या हैप्पी, बट मच आएगा जब प्लीज्ड का अर्थ रहेगा सेटिस्फाइड, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, तो प्लीज्ड टू हियर दिस, तो यहाँ पे प्लीज्ड का क्या है, ग्लैड, हैप्पी का सेंस है, ठीक है, हैप्पी और ग्लैड का सेंस है, तो यहाँ पे प्लीज्ड के पहले वेरी सही है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि हैप्पी है और ग्लैड का सेंस होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, आई वॉज मच प्लीज्ड विद हर लेटर, मतलब उसका लेटर से बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो यहाँ पे आपका अगर वेरी दे देगा तो गलत हो जाएगा, बट यहाँ मच है सही है, यहाँ पे वेरी है तो सही है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 17 क्या कहता है,
क्वाइट का अर्थ परफेक्टली, कंप्लीटली, पूर्णतया, पूर्ण रूपेण, ठीक है। और इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता है। क्वाइट का प्रयोग वेरी का जगह पे नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। क्वाइट का प्रयोग अर्थ अगर आपका क्वाइट का सेंस क्या होगा, परफेक्टली या कंप्लीटली, ऐसा कुछ सेंस रहेगा तो क्वाइट वहाँ पे यूज होगा। सी इज क्वाइट लवली, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए ही इज क्वाइट, सॉरी सी इज क्वाइट लवली, तो लवली तो पूर्णतया का सेंस नहीं देता है, तो क्वाइट का यहाँ पे यूज गलत है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर क्वाइट हैंडसम, क्वाइट हैंडसम मतलब कि लगभग सही हो, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं सेंस बोला जाता है, तो ये गलत है। क्वाइट आपका गलत है, यहाँ पे आपका परफेक्टनेस का नहीं आ रहा है सेंस, ठीक है, लवली या हैंडसम के लिए, ठीक है। तो आपका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, और इस दोनों वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा, सी इज़ वेरी लवली, सी इज़ वेरी हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम, सॉरी यू आर। अब देख आपको रूल इसके अंदर एक नियम है, ये ध्यान रखना होगा। किंतु वेरी के अर्थ में क्वाइट का प्रयोग निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के साथ हो सकता है, लेकिन वेरी का क्वाइट की जगह पे यूज हो सकता है ये साथ में, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। देखिए क्वाइट डिलाइटली, क्या है, क्वाइट डिलाइटली, वेरी डिलाइटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी डिलाइटेड। क्वाइट टायर्ड, तो इसको वेरी टायर्ड भी बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्वाइट वेरी का जगह नहीं ले सकता, बट वेरी क्वाइट का जगह ले सकता है। कब, जब पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस हो तब। क्वाइट फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड, इसका सेंस है। फिर देखिए दूसरा इसका क्या है ध्यान रखने की बात, पॉजिटिव डिग्री के साथ भी क्वाइट का प्रयोग होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ भी क्वाइट का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना है। क्वाइट चिल्ली, क्वाइट कूल, अब कूलर देगा क्वाइट कूलर, कंपैरेटिव डिग्री तो हो सकता है गलत। जनरली ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है। क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन, क्वाइट वेल। क्वाइट तथा ऑल का प्रयोग एक साथ नहीं होता, क्वाइट ऑल एक साथ दोनों साथ नहीं आएंगे। ही इज क्वाइट ऑल राइट, इस ये कहना गलत है, इसके बदले आप ये कहिए ही इज क्वाइट राइट, ठीक है, क्वाइट ऑल राइट नहीं, क्वाइट राइट, या ही इज ऑल राइट, ठीक है, आपको ये दोनों कहना हो। ये बहुत कोई कहता है ही इज क्वाइट ऑल राइट, बट ये गलत है। करेक्ट यूज भी सीख रहे हैं आप, रूल सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं सीख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका स्पोकन भी सही होता है, ठीक है, ग्रामेटिकली स्पोकन यहाँ आपका ये लेवल अप से आप बहुत सुधार सकते हैं। क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता। क्वाइट किसी चीज़ को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता इसका जगह पे, ठीक है। देखिए ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, अब एब्सोल्युटली क्या है, एब्सोल्युटली एडवर्ब, राइट है एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वाइट कहना गलत है, इसके बदले क्या कहना होगा, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या हो रहा है, राइट है,
और क्वाइट का यहाँ पे विशेषता बताना है एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपका क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट को ही हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बोल सकते हैं ही इज़ क्वाइट राइट। अब एब्सोल्युटली लगाए हैं तो क्वाइट को हटा दीजिए या क्वाइट को रहने दीजिए, तो एब्सोल्युटली हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात ना? मतलब क्वाइट को कोई भी दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर सकता है। क्वाइट आया है तो अकेले आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आगे ना एडवर्ब हो सकता है ना इसका पीछे में एडवर्ब हो सकता है। समझ में आ रहा बात? यही कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना। चलिए, ही इज़ क्वाइट राइट, देखिए यहाँ बोले ना, कहना पड़ेगा ये बोलिए या ये बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ को परचेज किया हुआ है पहले से, तो इसे इग्नोर करें। अगर ये नहीं किए हैं परचेज तो प्लीज़ ये वीडियो 2 मिनट और देख लें। अगर आपको नेक्स्ट 30 रूल्स चाहिए तो हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। आपने अभी तक जितना रूल्स देखा है आपको इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके बनाए हैं। और आपको लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ को परचेज करना होगा तो आपको नेक्स्ट 30 रूल्स वहीं पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ख़रीद लीजिए। और आपको बता देते हैं कि हमारे करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे क्विज़ेज़ होते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। जब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके बाद रिव्यू कीजिएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको क्यों गलत है। और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ चैप्टर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के टोटल 16 रूल्स वहाँ पे दिए हुए हैं। एक भी रूल्स नहीं रखा गया है आपके लिए कि आप कोर्स खरीदिए। वहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाई का स्टडी तरीका क्या है। रूल्स आप वहाँ पे मिलेंगे, एडजेक्टिव के 26 रूल्स मिलेंगे टोटल 4 पार्ट में, ये 2 पार्ट में। और 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहीं पे प्रैक्टिस, मतलब क्विज़ लगा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन करने का कोई पैसा नहीं है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिएगा, फिर आप डेमो लेवल अप कोर्स को टेक दिस कोर्स कीजिएगा, ऊपर में ही रहता है ऑप्शन। उसके बाद क्विज़ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता देते हैं 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के लिए आपको मिलते हैं 5 सेट में। तो आपको यहाँ 2 सेट मिल रहा है, 3 सेट परचेज कीजिएगा तो उसके बाद मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 100% मनी बैक गारंटी जो हम लोग आपको प्रॉमिस करेंगे वो आपको नहीं मिलने पे हम लोग आपका पैसा पूरा लौटा देंगे। और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। तो लेवल अप फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़ का बेनिफिट्स यहाँ पे आप देखिए फटाफट। 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, प्लस 12 बेसिक्स चैप्टर, इसके लिए कोई अलग पैसा नहीं लगेगा। और एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसा ये वीडियो समझाया गया ठीक वैसा ही तरीका से। और 50 MCQ मिलते हैं क्विज़ के रूप में, और हर एक चैप्टर के 50 मिलेंगे क्वेश्चंस, और जिससे कि आपका गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर पे। ऑल क्विज़ विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे हर क्विज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 10 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, 10 गोल्डन हिंदू वर्ड्स मिलेंगे आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग के साथ, प्लस में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों मिलेंगे। और टेलीग्राम सपोर्ट भी आपको मिलेगा लेवल अप IGU के नाम से, बट ये इसमें आपका ज्वाइन आप कर सकते हैं जब परचेज किए हैं तब, नहीं तो हम लोग वहाँ से आपको हटा देते हैं, हम लोग उसे ज्वाइन नहीं करने देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको PDF मिलेंगे हर चैप्टर के हर पार्ट्स के, यहाँ पे PDFs मिलेंगे डेली। जो आपको 10 वर्ड्स मिलेगा डेली मिलेगा, जो द हिंदू का यहीं पे मिलता है। डाउट्स भी यहीं पे क्लियर होगा आपका, एक्स्ट्रा रूल्स भी यहीं पे,
और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा रूल्स आपको जो हम लोग को लगता है कि एग्ज़ाम में आने लायक है वो यहाँ पे मिलेगा। सो ग्रैब इट नाउ एट जस्ट ओनली 7,777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। तो जल्दी से जल्दी बिना समय गवाए अपना इसे परचेज कर लीजिए। और नाउन्स एंड नंबर्स में आपको 16 गोल्डन शूज मिलेंगे, नाउन्स एंड केसेस में 16, प्रोनाउंस में 11, एडजेक्टिव में 26, वर्ब्स में 31, एडवर्ब्स में 47, प्रीपोजिशन में 42, कंजंक्शन में 19, आर्टिकल्स में 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स में 37, टाइम एंड टेंस में 30, वॉइस में 31, नरेशन में 23। अगर आपको ज़्यादा डिटेल या कोई दिक्कत हो रहा है तो कॉल कीजिए 8539988579 या फिर 9431992623 पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे helpmeizu@gmail.com। कोई भी दिक्कत हो इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो हम लोग उस पर आपसे बात कर लेंगे, आप ईमेल भेज दीजिए, कॉल नहीं लग रहा है तो, ठीक है। सो थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।